आज का दंगल देश की सत्ता में नाखुशी की सियासत को लेकर है। तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के गठन के साथ ही सभी विभागों के मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने पहले 125 दिनों के प्लान पर मिशन मोड में काम करने की सलाह दी है, लेकिन इन दिनों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सियासत नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों ने मोदी सरकार में कामकाज शुरू भी कर दिया है। अब किसी को कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए का घटक एनसीपी मोदी सरकार में शामिल नहीं है, तो शिवसेना के अंदर से कैबिनेट की कुर्सी को लेकर आवाज उठ रही है। उधर झारखंड में एजेएसयू को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली, तो उनके नेता भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष की ओर से नाराजगियों की खबरों पर कभी तंज किया जा रहा है तो कभी ताने दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए के सहयोगियों को झुंझुना पकड़ाने की बात कर रहे हैं। 2-3 दिनों से चल रही इस सियासत को हवा तब और मिली है जब एनसीपी के स्थापना दिवस पर अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की जमकर तारीफ की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अजित पवार के ये बदले हुए सुर या महाराष्ट्र की राजनीतिक हवा का रुख बदलने के संकेत दे रहे हैं। ऐसी आशंका से भी ये बढ़ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी है। इसके बाद शरद पवार ने कल ही कहा है कि पीएम मोदी उन्हें भटकती आत्मा कहते थे। वो भटकती आत्मा आगे भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। उधर बिहार में राजनीति ये चल रही है कि जिस नीतीश कुमार की बदौलत मोदी सरकार बन पाई है, उसे केंद्र में सिर्फ मछली पालन, डेयरी पालन जैसा मंत्रालय मिला। तेजस्वी यादव का कहना है कि निर्णायक भूमिका में होते हुए भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा दिला पाते हैं या नहीं, यही देखना होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर सहयोगियों के साथ बराबरी का सुलूक नहीं करने का आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि 71 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद में बीजेपी के ही 60 मंत्री हैं, जबकि 5 सहयोगियों को एक कैबिनेट मंत्री मिला है। 5 सहयोगियों को कैबिनेट तक नहीं दिया गया। तो बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए सरकार में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ बराबरी का सुलूक नहीं किया है? क्या इंडिया गठबंधन को अब भी महाराष्ट्र और बिहार के अंदर एनडीए में टूट की उम्मीद बनी हुई है? और क्या इसी साल होने वाले 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार बनी। अब की बार पहले दिन से मोदी सरकार मिशन मोड पर है। पहले दिन शपथ ग्रहण, दूसरे दिन मंत्रालय वितरण, तीसरे दिन चालू एक्शन। लेकिन विपक्ष क्या करे? ऐसा जनादेश मिला है कि जीत का एहसास भर हुआ, जीत हासिल नहीं हुई। सत्ता हाथ में आते आते फिसली तो सत्तासीनों में मतभेद का फेर चलाना शुरू किया। पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लगता है सभी आत्माएं अतृप्त है, खास करके एनडीए के उनके सहयोगी। अब एनसीपी की हालत तो बहुत बुरी हो गई है, तो अब एक सीट पे क्या देंगे? देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा? मतभेद वाली सियासत की शुरुआत का बहाना महाराष्ट्र से मिला, जब अजित पवार की पार्टी ने कैबिनेट मंत्री की शर्त रख दी। शर्त तो क्या ही पूरी होनी थी, शपथ जरूर पूरी हो गई, सरकार भी बन गई, गिले शिकवे के 2-1 बयान भी हो गए, लेकिन मंत्रालय बट गया तो नाखुशी की सियासत एक बार फिर सिर उठाती नजर आने लगी। यूं तो एनडीए के कुनबे में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से साथी जुड़े हैं, लेकिन 2 छोरों पर ज्यादा शोर था। इनमें एक था महाराष्ट्र, दूसरा बिहार। महाराष्ट्र में शिकायत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी नहीं मिली हिस्सेदारी। बिहार में शिकायत है कि दोस्ती दोस्ती का नाम जपना, हाथ में थमाया झुनझुना। पहले महाराष्ट्र वालों की शिकायत समझिए। महाराष्ट्र में भी 2 साथी नाखुश हैं। उनमें एक है एकनाथ शिंदे की शिवसेना। बीजेपी के साथ फेविकॉल के जोड़ से भी मजबूत दोस्ती का दावा करने वाले शिंदे के नेताओं का यही कहना है कि जब 1 सीट जीतकर जीतन राम मांझी कैबिनेट की कुर्सी पा सकते हैं, 2 सीट जीतकर कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, 5 सीट वाले चिराग पासवान कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं, तो 7 सीटों वाली शिंदे की शिवसेना क्यों नहीं? सेनेने 15 जागा लढवल्या, 28 जागेमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले आणि शिवसेनेचे 7 खासदार निवडून आले। आमची अपेक्षा होती की शिवसेना पक्षाला एक कैबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री पद मिळेल अशी अपेक्षा होती। और शिवसेना के स्ट्राइक रेट की बात है,
तो महाराष्ट्र में बीजेपी 48 में से 31 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 जीती, यानी 29%। उसके मंत्री बन गए 4। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी और 1 जीती, यानी 25%। उसका कोई मंत्री ही नहीं बना। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 13 सीटों पर लड़कर 7 सीटें जीती, यानी करीब 54% कामयाबी हासिल की और मंत्री बना 1, वो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि जिसे सरकार में कुर्सी मिल गई है, भले ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की ही हो, वो खुश है, उसे कोई गिला शिकवा नहीं। और बार बार ऐसे ही करते हैं कि इनके अलायंस वाले नाराज है, ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, मिड पोल हो जाएंगे, उसमें मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे, ये सभी बातें अफवाहें थे वो फैला रहे हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की एक और साथी है, अजित पवार की एनसीपी। पहले तो इनकी पार्टी ने कैबिनेट की कुर्सी नहीं मिलने पर सरकार में शामिल होने से ही मना कर दिया। अब एनसीपी का स्थापना दिवस आया तो अजित पवार ने जून 2023 के बाद पहली बार अपने चाचा की इतनी तारीफ कर दी कि महाराष्ट्र की सियासत में कयासों के बादल उमड़ पड़े। आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की बाबा जर तुम्हाला करता येत नसेल तर आम्ही एनडीएच्या बाहेर नाहीये, आम्ही एनडीएच्या बरोबरच आहे, पण आम्ही कुठलं पद स्वीकारणार नाही। उधर शरद पवार और हैं, लोकसभा में तो एनडीए खेमे को धूल चटा ही दी। अब कह रहे हैं कि आगे भी ये भटकती आत्मा मोदी का पीछा नहीं छोड़ेगी। माझा त्यांनी उल्लेख केला, हा विचक्षण आत्मा आहे, एका दृष्टीने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा हा कायम राहतो, हा कायम राहणारा आत्मा तुम्हाला सोडणार नाही, पण तो कायम त्या ठिकाणी राहणार आहे। दरअसल इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एनडीए को धोबी पछाड़ दी है। कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर 48 में से 30 सीटें झटक ली हैं। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार मिलकर भी 17 सीट ही पा सके हैं। अब सिर पर विधानसभा चुनाव है, मुश्किल से 2-3 महीने बचे हैं। ऐसे में ना तो शिंदे कोई रिस्क ले सकते हैं और न ही अजित पवार, लिहाजा दोनों मोदी सरकार के साथ खामोशी से खेल रहे हैं। लेकिन सियासी खेल का एक और झुनझुना बिहार में भी बज रहा है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुनझुने वाला मंत्रालय है। हर मंत्रालय की अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता है। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी निर्णायक भूमिका में हैं, फिर भी ऐसे मंत्रालय से संतुष्ट क्यों हैं? तेजस्वी बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग पूरी कराने की बात भी कर रहे हैं। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में, मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने ख्वाहिश और खेल की शर्तों की एक झलक सेंट्रल हॉल में ही दिखा दी थी, जब पीएम के नाम वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बिहार का बचा हुआ काम पूरा होने की उम्मीद जता दी थी। अब देखना होगा नीतीश का वो बचा हुआ काम पहले पूरा होता है या सरकार का कार्यकाल। आज तक ब्यूरो। तो क्या एनडीए में झगड़ा बढ़ने पर यह झुंझुने वाला तंज कसा जा रहा है या फिर वास्तव में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना विपक्ष दीवाना हुए जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश चम्हार जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी शरद पवार गुट के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सुशीबेन शाह शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ होंगी। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्टूडियो में अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आ चुके हैं। मुझे लगता है अनुराग जी आज आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि स्टूडियो में आप आ चुके हैं, आप जरा बताइए, मतलब उनके वहां सब लोग खुश हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ 3-5 करते रहना है। देखिए, अब बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है। बीजेपी तो क्या कह रही, तो जो मैं कह रहा हूं वो बीजेपी अपने ऊपर ले ले। मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आया है और विपक्ष में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को पास कुछ कहने को नहीं है। अब वो बैसाखी पे है, 2 उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब सहयोगी दल उनको कितने दिन तक
क्योंकि सहयोगी दल का सम्मान तो ये कर नहीं सकते, इनकी आदत रही है। इनके साथ जो सहयोगी दल में आए, इसे चिराग पासवान जी आज हैं उनके साथ, यही चिराग पासवान जी की पार्टी को दो भागों में बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। आज फिर उनको अपने साथ लिए, कब फिर उनके साथ दगा करेगी ये चिराग पासवान भी जानते होंगे। अरे वो तब भी हनुमान बताते थे ना, फिर हनुमान जी को इन्होंने हनुमान बताया था, उन्होंने क्या किया, उनका घर ही उनसे छीन लिया, याद होगा आपको। जो लोग नीतीश जी को आज नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठाती थी यही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज उनको सत्ता की जरूरत है तो नीतीश जी कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा नायडू जी के साथ भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कभी कोई सम्मान नहीं किया है, ये सभी जानते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, आप सिंधे गुट को ही देख लीजिए, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं दी। एक आदमी एमपी जीत के आ रहा है, उसको तो स्वतंत्र प्रभार आप देने को तैयार है, लेकिन किसी के साथ एमपी है उनको आप कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे। आपने नीतीश जी के साथ भी नहीं, तो ये सब उनको याद है। ये सरकार बड़ी मुश्किल से रेंगते 3-4 महीना चल जाएगी, उसके बाद आप देखना सरकार खुद ही धड़ाम से गिर जाएगी, क्योंकि इनके बस की नहीं है देश में सबको साथ लेके चलने की या गठबंधन को साथ लेके चलने की। सहयोगियों को झुंझुना पकड़ा दिया प्रेम शुक्ला जी, और जितने भारी भरकम मंत्रालय हैं खुद बीजेपी ने रख लिए। देखिए, आपने शीर्षक लगाया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों पर। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दशा है। और अब सम्मान की बात आदरणीय अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी समर्थन लेकर गए थे और अमर सिंह को गेट क्रैशर कह के कैसे अपमानित करके भेजा गया था, हर किसी को याद है। सीबीआई को भेजकर 2008 में कैसे जबरदस्ती इनसे जो है समर्थन लिया गया था परमाणु समझौते के मुद्दे पर। ये शायद विस्मृत हो गया होगा, इनको विस्मृत हो गया होगा कि 2009 से 2014 तक समर्थन दे रहे थे, कुछ इनको वो नहीं मिल रहा था। और अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के समय श्रीमान कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश वकिलेश, और अजय राय किस तरह की इनके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ये तो सम्मान होगा ना, अखिलेश वकिलेश जो है, ये सम्मान सूचक शब्द जो है अनुराग भदौरिया जी के शब्दकोश में होंगे। तो ये इनको इस तरह से जो है सम्मान दिया जाता रहा है। कैसे 1999 से लेके 2009 के तक इनके रिश्ते तल्ख थे, और किस तरह से सोनिया गांधी को त्याग पत्र देकर जाना पड़ा था। बहुत सारी घटनाएं हैं, उस पर बोलने बैठेंगे तो 40-45 मिनट उसी पे चला जाएगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा दिया, 2009 में 4 सीटें हो गई, तो लालू प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण तक नहीं गया। और जब तो उस तलखी के आगे बढ़कर श्रीमान राहुल गांधी ने जब उनके बारे में एक विधेयक पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि सजा याफ्ताओं का भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक वो किसी न किसी सदन के सदस्य रह सकते हैं, उस बिल को फाड़कर फेंक दिया था। वो बेचारे सदन वापस नहीं लौट पाए। जो सदन वापसी का रास्ता बंद कर दे वो जो है दूसरों को लेकर इतने परेशान है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। वो कह रहे हैं वो सहयोगी चिल्ला रहे हैं कुर्ता फाड़ के। तो उनसे पूछ रहा हूँ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो अभी बोला है कि आप मणिपुर में युवाओं का और इनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके सम्मान बचा नहीं पाए, तो उनको किसमें वो कौन सा कुर्ता फाड़ रहे हैं, जरा उनके बारे में बता दीजिए 2 शब्द। वो क्यों सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी दीवानगी के बारे में क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए। हमारा तो कुर्ता फाड़ बता रहे हैं, उन्होंने आप पे सवाल उठाया है, लेकिन आपके साथ दिक्कत है ना, पता है क्या, क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बात 2024 की होती है, आप 2004 में जाते हैं, इसलिए जनता आपको सत्ता से हटा दिया जनता ने। ठीक है, आप गठबंधन बना के सत्ता किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी पे क्या कहेंगे, जरा बता दीजिए। उनको सत्ता से हटा दिया प्रधानमंत्री कौन बना फिर? अरे 240 आए हैं, जोड़ तोड़ करके कितने दिन तक चलाएंगे? 240 दूसरी किस पार्टी को आए हैं? आपकी बार भाजपा सरकार, अब हमने बोलने पे मजबूर कर दिया, आपकी बार एनडीए सरकार। ठीक है, ये हमने जो आपको साथ लेके चलने का जो आपको सुशीबेन शाह जी के पास मुझे जाना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जल्दी से 2 लाइन में इनकी बातों पर जवाब दीजिए। स्टूडियो में बैठने का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं करेंगे दुरुपयोग, मैं नहीं करने दूंगी, जवाब दीजिए आप। मोहन भागवत जी, देखिए इनका प्रश्न क्या है, मेरे समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने कहा मोहन भागवत जी ने बोला है मणिपुर में इस तरह से लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए, तृतीय समापन पर इस तरह का उद्बोधन देने की उनकी परंपरा है। फिर देखिए बीच में बोले नहीं बोलेंगे, बोलिए। पूजनीय सरसंघ चालक जी की तृतीय वर्ष के जब समापन का सत्र होता है तो इस तरह से राष्ट्र के नाम पर जो हमारे स्वयंसेवक होते हैं उन स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते समय तमाम सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखते हैं।
अब मणिपुर पर उन्होंने अगर अपनी राय रखी, और ये सत्य नहीं है क्या कि मणिपुर में कुछ लोगों ने हिंसा का सत्र जो है उन्होंने वहां प्रेरित करके मणिपुर को अशांत किया, ये सत्य है। तो उस सत्य को उन्होंने बोला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक आपको प्रिय लगने लगे, तो आप भी आज से उनको पूजनीय का ही अच्छा लग रहा हो। तो आप तो रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक और तमाम स्वयंसेवकों को लगातार बदनाम करने का दुष्कर्म रचते हैं, दुष्कांड रचते हैं, तो अब आज से बचेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। देखिए, इस राष्ट्र की बात जो भी करेगा समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है, कोई भी राष्ट्र के साथ खड़ा होगा। आप राष्ट्र की बात तो करते नहीं हो, आप सत्ता की बात करते हो। आप किसान की बात करो, हम कहेंगे आप किसान की इनकम दुगनी कर देते हैं, किसान के एमएसपी गारंटी दे देते हैं, हम कहते हैं आपने अच्छा काम किया। आप हथरस की बेटी के साथ न्याय करते हैं, आपने पहलवान महिलाओं के साथ न्याय करते हैं, हम कहते हैं अच्छा किया। बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपने आपको बचाने की कोशिश की। आप किसी के साथ न्याय, महंगाई, बेरोजगारी सब कुछ बढ़ाएंगे। चलिए बाकी लोगों को लेकर आते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र में चूंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं तो वहां के लोगों को तवज्जो देते हुए सुसीबेन शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, शिंदे गुट को इस बात का मलाल है क्या कि उनके ज्यादा सांसद होने के बावजूद एनडीए में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर होने के बावजूद कैबिनेट का दर्जा नहीं मिला है? अब आपके चीफ व्हिप ही पहले सवाल उठा रहे हैं, बाद में फिर डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। मलाल है इस बात का? बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल मलाल नहीं है। और मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सम्मानीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ रावजी शिंदे सीएम सर हमारे दिल्ली गए थे, तो वो पाठिंबा देने को गए थे, बिन सम देने को गए, ठीक है। और जो आपके जो भाई हैं जो स्टूडियो में उछल रहे हैं, उनको बोलो भाई इलेक्शन खत्म हो गया है, इलेक्शन खत्म हो गया, जुमलेबाजी अभी बंद कर दें। ये जो सरकार है जनमत की सरकार है, सहभाग की सरकार है, सब मिलजुल के सरकार चला रहे हैं। हमारा एजेंडा बड़ा क्लियर है। आज पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर सर जी ने 20,000 करोड़ आवास योजना के लिए दिया है। आज तक सबसे ज्यादा लाभार्थियों के लिए, वेलफेयर के लिए जो किसी ने काम किया हो, जन कल्याण का काम किया हो, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और बिल्कुल ना भूले कि एक बाजू सारा इंडिया अलायंस और एक बाजू सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री। सीटों, आप लोकसभा की सीट तो देखिए क्यों उछल रहे हैं। हमारी सरकार बन गई है, डंके की चोट पर बनी है, और हम आगे जन कल्याण का काम करते रहेंगे और विकसित भारत की ओर बड़ी मजबूती से चल रहे हैं। ये बड़ी बात उनकी ओर से कही जा रही है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले महेश चव्हाण जी का रुख करते हुए संगीत रागी जी से भी टिप्पणी लेनी है। एक मिनट जरा बोल लूं। बोलिए बोलिए। मैं कब से कि भाई हमारी भारत की ये साथ मिले हैं। थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है आपके फ्रेम में, वो फ्रीज हो रहा है, ऑडियो भी साफ नहीं हो रहा है। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी जैसे ही ये तकनीकी दिक्कत दूर होती है। महेश चव्हाण जी सीधे आपके पास आते हुए, अब मतलब सरकार उधर सज धज कर अपना कामकाज करने को तैयार है, कामकाज शुरू भी हो चुका है और आप लोग इसे इंतजार में है कि भैया फूट डालो, राज करो, किसी भी तरह से इन लोगों के भीतर फूट पड़ जानी चाहिए। महेश चव्हाण जी और अजित पवार ने बड़ी तारीफ की है अपने चाचा की, जरा उस पर भी बताइए क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में? चित्रा जी देखिए, हम कुछ फूट नहीं डाल रहे। देखिए बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जैसे कि एनडी गठबंधन, मतलब इंडी गठबंधन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एनडी गठबंधन की बात करो जिन्होंने अभी सरकार बनी है, उनके जो घटक दल है और बीजेपी, उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि इतने सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे, जाति आधार पर जनगणना का मुद्दा हो। इसमें बीजेपी इन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और अगर उन्होंने इन पर कॉम्प्रोमाइज किया तो उनको चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर ये मुद्दों को समर्थन जेडीयू ने और टीडीपी ने किया तो उनके राज्यों में उनके जो चुनाव होंगे वो चुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कैसे टिकेगा? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी की जो उन्होंने चुनाव लड़े वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़े, नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर लड़े, फिर भी लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, उनको 303 से 240 तक लाके रख दिया। ये कपड़े किसने फाड़े? जनता ने फाड़े। पथराव किसने किया? जनता ने किया। आप देखिए वाराणसी में
मोदी जी जो 4.5 लाख मतों से जीत के आते थे, 1.5 लाख मतों तक जनता ने उनको सीमित कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के बावजूद, जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बावजूद अयोध्या में उनको हार माननी पड़ी। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। अभी शिवसेना की प्रवक्ता कह रही थी कि 20,000 करोड़ दे दिए आवास योजना के लिए, लेकिन इतने लाखों करोड़ों रुपए गए 5 साल में, 10 साल में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के लिए दिए, फिर भी जनता ने उनको 240 तक लाके रख दिया। तो ये हमें समझना होगा कि ये इतना आसान नहीं है। जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दों पर अगर बात करें, उनका समाधान अगर गवर्नमेंट निकाले, तो ही जनता उनको नेक्स्ट टाइम ज्यादा वोटों से चुन के देगी। आपको सभी को पता है, ये दोहराना नहीं चाहता, लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, बढ़ती असमानता है, कृषि संकट है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात होनी चाहिए और काम होना चाहिए। संगीत आप मैं जवाब ले लेती हूं, आपने कई सवाल उठाए हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। संगीत रागी जी, उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी एनडीए का यह हाल हुआ है तो उसके पीछे कई कारण गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी भी महंगाई और रोजगार बड़ा मुद्दा है जिसको एड्रेस सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। संगीत जी। देखिए चित्रा जी, निश्चित तौर पर मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो जातीय फैक्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सीटों को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दूसरी बात, जब तक ये गठबंधन की सरकार चल रहेगी, विपक्षी दलों का काम ही है फूट डालने की, ताकि ये गठबंधन बिखर जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कैसे इसको संभाले रहें। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, ये सत्ता भी जो है ना, सांप सीढ़ी का खेल होता है। हम लोग लूडो खेलते थे जिसमें सांप अंतिम तक पहुंचता, काट लेता है तो आकर के वहीं पर खड़ा हो जाता है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए भी ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तमाम झूठ, तमाम फरेब, तमाम जॉर्ज सोरेस के अभियान के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के जितनी सीटें अकेले लाई, उतना तमाम विपक्षी पार्टियां भी मिलकर के नहीं ले पाई। तीसरी बात एक जानना चाहता हूँ, एक बात मेरे मित्र कह रहे थे कि राष्ट्र के बात जहाँ भी होगी हम साथ खड़े होंगे। नहीं भाई साहब, आप अतीक अहमद के साथ खड़े होते हैं, आप मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपको उन मुसलमानों का वोट चाहिए। तो ये तो करीब कम से कम बरगलाने की कोशिश मत कीजिए कि आप मुद्दों के साथ खड़े होते हैं। यदि मुद्दों के साथ खड़े होते हैं तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई के मामले में तो पिछले सरकार बहुत खराब था, करप्शन के मामले में तो बहुत ही खराब था। तो ये तो मत कहिए कि गवर्नेंस के कारण जो ये चीजें हो रही हैं। एक और बात जो परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के अपने स्वयंसेवकों और राष्ट्र के नाम गए। उन्होंने कहा कि आपने चुनाव है, ये प्रतिस्पर्धा है। ये कोई बड़ी पहली बात नहीं है। हमेशा संघ ये बोलते रहता है कि जो है वो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसी दुश्मनी है कि एक जीता हुआ प्रधानमंत्री, एक जीता हुआ कोएलिशन, एक प्री पोल कोएलिशन आया है और सत्ता की भागीदारी में सत्ता में शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें विपक्ष की पार्टियां उसका बहिष्कार करती हैं। ये देश की इनटॉलरेंट राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने वाला कौन है? ठीक है, इस देश को इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का जन्म जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, और बाकी अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां। और एक अंतिम बात भर देना चाहता हूं, परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शिकायत की, एनडीए की उन्होंने पूरी प्रशंसा की, साथ में बस इतना ही जोड़ा कि आप झूठ का सहारा नहीं लें। आरक्षण पर झूठ का सहारा किसने लिया था? कांग्रेस पार्टी ने लिया था। आरएसएस को ड्रैग करने का किसने सहारा लिया? विपक्षी पार्टियों ने किया। संघ जो है वो राजनीति में नहीं होता है, लेकिन स्वयंसेवक राजनीति में होता है। ठीक है। संघ जाकर के, संघ का कोई अधिकारी जो है वो किसी मंच से आकर के ये नहीं कहता कि आप इन पार्टी को वोट दीजिए, आप उस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन स्वयंसेवक स्वतंत्र होता है। और स्वयंसेवक जो है वो जितना पहले काम किया था, इस बार भी काम किया है। ये ठीक है। मोहन भागवत जी की बातों को आप आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया है कि विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया है, ये बात भी वो बोल रहे हैं, तो इससे कन्नी काट जाते हैं अनुराग भदौरिया जी। वो तो लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलते ही रह गए। सांप सीढ़ी का खेल जनता ने वोट के माध्यम से डसा, 400 पे नारा दे रहे थे, 240 पे लुढ़का दिया। ये आप समझ ही नहीं पाए, इसीलिए कह रहे हैं ना सांप सीढ़ी का। जीता कौन? अनुराग भदौरिया जी। मैं बात कह रहा हूँ। और झूठ का सहारा
झूठ का वो सही कह रहे हैं कि झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का सहारा तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या क्या झूठ नहीं बोला उसने, जो वादे किए थे सब झूठे ही थे ना। अनुराग भदौरिया जी, कौन सी पार्टी है जिसने 100 का आंकड़ा पार किया हो? झूठ का सार अभी संचालक की बात करें तो उसका जवाब तो दे दो। में जब पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद से 14-19 छोड़ दे तो पहली बार है 240 सीटें गठबंधन में किसी को मिला हो। आपके कान में आवाज नहीं आती अब की बार 400 पार याद आता है? सुबह बिल्कुल आता है, शाम मुझे तक तो वहाँ पे 79 आपके वहाँ वाली लिखा बात याद आता था आती है। 400 पार और ऊपर प्रश्न लगा रहा था हर जगह 400 पार। आंख खोलो 400 पार, आंख बंद करो 400 पार। चिल्लाते चिल्लाते कहां पे आ गए 240 पे। जनता के साथ झूठ किसने बोला? जनता के साथ झूठ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हम आएंगे इनकम दुगनी करें किसानों को। किया था क्या? इसलिए किसान ने आपको 240 पे पहुंचा दिया। आपने क्या कहा था? हम आएंगे तो यहाँ पे खुशहाली होगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मैं मान लेती हूँ आपकी बात। दिया किसको है? किसके ऊपर भरोसा जताया है? प्रधानमंत्री पद की शपथ किसको दिलाई है जनता ने? 240 पे लाके खड़ा कर दिया है 400 की बात करने वाले लोग। और सुनिए उत्तर प्रदेश में 33 पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे 80 के 80 जीत रहे थे, जहाँ पे यूपी वाला मामला तो गंभीर है। यूपी वाला मामला गंभीर है, लेकिन अगर देश की बात होगी तो देश में किसको दिया है? प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रहे थे ना, और कहते थे प्रभु राम को हम लेके आए हैं। प्रभु राम ने कहा पूरे विश्व को हम बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को हम बनाने वाले, बीजेपी वाले हमें लेके आए हैं, इसलिए उन्होंने अयोध्या से हरा दिया। क्योंकि आप प्रभु राम ने कहा मेरे नाम पे राजनीति नहीं, मेरे बच्चों के बारे में सोचिए। आपने उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। प्रभु राम के नाम पे हम राजनीति नहीं करते, मेरा आस्था का विषय है। आप राजनीति कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको अयोध्या हरा दिया। अब अयोध्या हरा दिया तो आप बहाना खोज रहे हो, इधर उधर एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा अनुराग जी की बातों पर। जीत के बाद पहली बार राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर आपको दे दें। रायबरेली से शानदार जीत राहुल गांधी ने हासिल की है। आपको बताते चले कि इसके पहले लगातार सोनिया गांधी वहां से जीतती रही, इस बार शानदार तरीके से राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। और धन्यवाद सभा में राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, वहां पर लोगों को उनकी ओर से संबोधित भी किया जाएगा। अब उस संबोधन में किस तरह से आभार जताते हैं वहां की जनता का रायबरेली की, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आभार सभा में फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं और ये दोनों आभार सभा में जाएंगे और उसके बाद वहां की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ी जीत राहुल गांधी की और इसी वजह से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछली बार कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया है, इसीलिए राहुल गांधी उत्साहित हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों पहुंच चुके हैं धन्यवाद सभा में। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा आपको लेकर चलेंगे रायबरेली, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जो मुद्दे उठा रहे थे अनुराग भदौरिया जी, वो बार बार आपको यूपी लेकर जा रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या हाल हो गया इनका। देखिए चित्रा जी, आज श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस मूड में है उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अनुराग जी ने बाबर को तिलांजलि दे दी है। अब बलात्कारी बाबर के साथ नहीं, प्रभु श्री राम के साथ उन्होंने जो है स्वयं को जोड़ने का शपथ ले ली है, इतना मुझे विश्वास हो रहा है। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खां के साथ भी नहीं है। अब ये निश्चित तौर पर जो है परम पूजनीय संचालक मोहन राव भागवत जी से प्रभावित हो गए हैं और ये जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और अखिलेश यादव को ले जाकर अवधेश प्रसाद के साथ ये श्री राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मैं एकदम आपसे विश्वास है मुझे, जिस तरह से अनुराग जी और अभी हरा कुर्ता छोड़ के ये भगवा वस्त्र धारण भी कर लेंगे अगर इनकी यही दशा रही। हरियाली मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब आपके अखिलेश यादव जो हरियाली से बड़ी कहते थे 400 हार लगाओ, टेम्परेचर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हार जाएगी, लेकिन अब बीच में फिर बोलने लगे मित्र, बीच में नहीं बोला, बस याद दिलाया कि पेड़ पौधे लगाओ, भगवा वस्त्र धारण करता हूँ त्यागी होता है और उसका धैर्य भी बढ़ जाता है। ये जो है जरा आप जो एक वस्त्रधारी जो एक रंगधारी जो श्रीमान अनुराग भदौरिया, आपसे अपेक्षा है कि आप धैर्य धारण भी करें। पेड़ का रंग बदल दोगे क्या? मुझे बताइए, आपके श्रीमान अखिलेश यादव वो कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़े झूठे थे अखिलेश यादव। वो तो कहते थे 79 सीटें जीत जाएंगे। आप जो 405 जो है बनारस में लड़ाई है तो उसमें से जो है 37 ही जीते, तो ये भी एक सिद्ध हो गया कि श्रीमान अखिलेश यादव जो है
जिनको अरे उनके अखिलेश अनुराग भदौरे की चेहरे कमलनाथ की कहते खुशी थे, आपसे देखी और नहीं ये जा रही क्या आप प्रेम पांच शुक्ला साइकिल जी? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनकी बिल्कुल खुशी नहीं। आपसे देखी नहीं जा रही वो क्या? 33 पे रह गए बेचारे, क्या करें, अंदर नहीं, मैं से उनकी खाली खुशी देखकर कलर की खुश बात होता हूं। करने एक लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भगवा वस्त्र धारण कर लेंगे, श्री राम मंदिर दर्शन करेंगे, अब ये जो है बकरी चोर आजम खान की आराधना बंद कर देंगे, बाबर की कब्र पर नहीं जाएंगे, ये अफजल और मुख्तार की आराधना बंद कर देंगे। ये तो खुशी की बात है ना। चलिए ठीक है, 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद में सुसीबेन शाह जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, आपने मैं तो उनका भारतीय स्वागत जनता कर रहा हूं। पार्टी ठीक है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कुछ किया, प्रभुराम ने तो इनको नकार दिया, प्रभुराम ने तो अयोध्या हरा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे हैं अरे प्रभुराम ने तो आपको बुरी तरह हराया है, उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने संदेश दिया है। अरे प्रभुराम मेरे हैं, प्रभुराम ने हमें आशीर्वाद दिया, इन्हें तो दिया ही नहीं है। ये किस मुंह से जाएंगे? तो उनके नाम पे राजनीति कर रहे थे। हम तो जाएंगे, हम तो लोग तो जाते रहे हैं। इनको बताया कि तुम रंगों की राजनीति बंद करो, लोगों के दिलों में रंग जगाओ, लोगों के दिलों में मोहब्बत जगाओ। रंग का कुर्ता रोज पहन के चले आते हैं, हरियाली है। हर अच्छा ये रंग से बताइए, प्यार हमने करो। तो कभी नहीं देखा कि आपके घर में अगर पेड़ लगाया तो रंग बदल दिया क्या आपने? अरे भाई हरा भरा रहिए, एनवायरमेंट के बारे में सोचिए, एनवायरमेंट के बारे में सोचिए। टेम्परेचर 50 डिग्री पार कर रहा है। मैं शुक्ला जी से कहूंगा, चित्रा जी आपसे भी कहूंगा, 2-4 पेड़ घर में लगाइए, अगल बगल में हरियाली बढ़ाइए, तभी आदमी जी पाएंगे, वरना टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, हम ही आप नहीं होंगे इस हरे की वजह से। कह रहे हैं कि हर रंग से प्यार कीजिए, आप एक ही रंग में आ जाते हैं। हमारे प्रवक्ता जो कलर पहने हैं तो मैं तो उनका सम्मान कर रहा हूं ना, उनका सम्मान कर रहा हूं, तो कलर का भी कर रहा हूं, आपके कलर का भी चित्रा जी सम्मान कर रहा हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली बढ़ाइए, तो आप जिंदा रहेंगे। वरना 60-65 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, हम आप रहेंगे ही नहीं, तो डिबेट में कौन करने आएगा? इसलिए हरे भरे को आप कम से कम मन को हरा भरा कीजिए, आप अपनी सोच को सोशल मीडिया पर दर्शक पूछ रहे हैं ये क्यों हमेशा एक ही रंग के उनको बता रहे हैं ना। हमें देख के, मैं दर्शकों को कहूंगा, मुझे देख के घर में आज जरूर 2 पेड़ लगाइए। आप जैसे 2 पेड़ हरे लगाएंगे, आप देखेंगे टेम्परेचर अगली बार 30-35 डिग्री पे रह जाएगा। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरमेंट आपको हरा भरा रहना है। ठीक है, ओके। इस पर नहीं फंसे हुए, फिर से आ जाते हैं उस मुद्दे को लेकर जिस पर हम लगातार डिबेट कर रहे थे। ठीक है सुसीबेन जी, आपका फ्रेम ठीक हो गया है, बीच में आपको रोकना पड़ा था। सुसीबेन जी यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास जो आंकड़ा है, 1 सीट जीतने वाले जीतनराम मांझी कैबिनेट, 2 सीट जीतने वाले कुमार स्वामी कैबिनेट, 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान कैबिनेट, तो 7 सीट जीतने वाली शिंदे की शिवसेना इतनी संतुष्ट कैसे दिखाई दे रही है? ये सवाल तो है ना सुसीबेन शाह जी? नहीं, बराबर है, लेकिन हम महायुति हैं, महायुति की सरकार है, और इस महायुति की सरकार को 7 मंत्री पद मिले हैं, बहुत बढ़िया खाते मिले हैं। इसमें सहकार का खाता है, फिर उसमें स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं जो आम आदमी से निगड़ित हैं, सिविल एविएशन मिला है, ट्रांसपोर्ट मिला है, कॉमर्स मिला है। तो महायुति बनके हम आगे जा रहे हैं एज फार एज शिवसेना इज कंसर्न। और आप सारे जानते हैं कि महायुति हताश नक्की हुई है, बीजेपी को और हमें कम सीटें मिली हैं, लेकिन हम हताश हुए हैं, लेकिन हम निराश नहीं हुए। आप देखेंगे चित्रा जी कि हमारा फर्क और महाअघाड़ी का फर्क वोट शेयर में सिर्फ 2 लाख का है, और 3 महीनों में लगातार मेहनत के बाद हमारे पास कौन है? हमारे पास एक कर्तव्य दक्ष जैसे सीएम एकनाथ राव जी शिंदे जी, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर जैसे हमारे अजीत पवार जी हैं, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जिसको एक बड़ा एक बहुत कद्दावर नेता है। ये तीनों मिलके आप देखिएगा अक्टूबर में हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, आप ही कह रही हैं कि केवल 2 लाख ही वोट कम मिले हैं और उसकी भरपाई अक्टूबर में हो जाएगी। अनुराग जी भाई कूद रहे हैं वहाँ, अच्छे प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ये बता दूं कि ये 400 पार का नारा जो दिया था मोदी जी ने, वो हम जैसे कार्यकर्ताओं को दिया था कि आगे बढ़िए, हमें जीतना है। और उनका क्या था, जिसके मार्क 45% आते हैं उसको 60% आ जाए तो पेंडे बांधते हैं। हमारे 90% मार्क नहीं आए, ठीक है, लेकिन आज भी हमारी जनमत की सरकार है, ये ना भूला जाए। ये हर बार यही बोलना कि नहीं चलेगी, मोदी जी नहीं चलेंगे, एनडीए नहीं चलेगी, ऐसे देश बढ़ता नहीं है। अभी आप सबको मिलके देश हित में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति, बार बार सुसीबेन जी छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, क्या वो चिंता की बात नहीं है एनडीए के लिए? बार बार इस तरह की खबरें आती हैं कि भैया शिंदे गुट के कई ऐसे सांसद हैं जो उद्धव गुट के संपर्क में हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो उधर जाना चाहते हैं, इस तरह की खबरें अक्सर सामने आती हैं। बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात समझ लीजिए मेरी बहन, मेरी और हमारी और बीजेपी की शिवसेना गठ जो सही शिवसेना है, द रियल शिवसेना, और बीजेपी के नेचुरल अलायंस है। हमें जो शिवसेना के वोट हैं, जो हिंदू वोट हैं, जो मराठी जन का वोट है, जो महाराष्ट्र का वोट है, 40-70% हमें मिला है। उद्धव जी को क्या मिला? कांग्रेस का वोट मिला और माइनॉरिटीज को वोट मिले। तो अभी वो डर रहे हैं कि भैया हमारा कोर वोटर छूटा जा रहा है, हमारा कोर बेस छूटा जा रहा है। ठीक है। वो भी क्यों ऐसा हुआ? अफवाह पसरा के। कभी बोला ना जाए कि हमारी मोदी सरकार जो जब हम मोदी नंबर 2 जब सरकार चला रहे थे, तभी भी 400 सीट थी हमारे पास। हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बदलाव नहीं चाहिए। अफवाह फैला के ये लोग जीते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति 48 में 17 आपके हैं, 30 उनके पास है। लेकिन महेश चमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग इतने खुश हुए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अफवाह फैलाकर आरक्षण के मामले में इन लोगों ने जीत इस बार हासिल की है और 3 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2 लाख का ही मार्जिन है, उसको हम आसानी से पार पा लेंगे। और महेश चमार जी, एक और बात है, देखिए बार बार जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, चूंकि शिंदे साहब खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पर 50 से कम विधायक हैं उनके, 105 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उसके डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अजित पवार के पास भी उतनी संख्या नहीं है, वो भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर वहां इधर मेंटेन किया गया है, आप मुख्यमंत्री बने रहिए भैया, बाकी लोग डिप्टी सीएम। यहाँ कैबिनेट में जिनको जरूरी लगा उनको जगह दे दी गई है। तो इसको लेकर कितने उत्साहित आप लोग? आप सही कह रही हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं, बस एक सेकंड उनका भी समय आप ले जाएंगे। एक सेकंड, आप उन्होंने सही संदेश दे दिया, हमने देखो आपको मुख्यमंत्री बनाया, यही बने रहो, मंत्री पद आपको नहीं मिलेगा। यही संदेश दे दिया जाए, वो कह रहे हैं कि सब दे दिया जाए, वही तो कह रहे हैं। इसलिए बहुत सारे सलाह। ठीक है, गौर से सुन रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, जवाब देंगे। महेश चमार जी, ये सवाल आपसे था, प्लीज आप जवाब दें। ओके, चित्रा जी, देखिए अभी शिवसेना की प्रवक्ता कह रही थी कि अफवाह फैला के जो भी मत मिले हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर उनके शिंदे गुट के 13 सांसद थे, 13 में से वो 7 पर आ गए, और बीजेपी के महाराष्ट्र में 23 सांसद थे, 23 में से वो 9 पर आ गए। तो अगर शिवसेना को माइनॉरिटी और कांग्रेस के मत मिले तो इनके मत गए कहाँ? इनके जो 13 से 7 आए वो कैसे, और 23 से बीजेपी के 9 हो गए वो कैसे? तो अभी इनको तो हिंदुओं को और मराठी को भी वोट्स नहीं मिल रहे। ये तो इसका मतलब होता है, इनकी भाषा में बात करनी है तो। दूसरी बात करनी है कि अभी ये सीएम मुझे तो हंसी आ रही है, ये सीएम पद जो है ना एक नाथ शिंदे जी का, वो 4 महीने के लिए बाकी है। अगर आप ये कहती हो कि उनको सीएम पद रखा है और फिर बाद में उधर एक राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया है सेंटर में, तो 4 महीने बाद जब इनका सीएम का पद जाएगा तब क्या इनको और 2 कैबिनेट मंत्री पद दिए जाएंगे सेंटर में? तो ये सब बातें सही नहीं है, इनको मानना होगा। इनका घमंड, इनका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ, कल मोहन भागवत जी ने जो नसीहत दी है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और घमंड नहीं रखनी चाहिए, ये किसके लिए दिया है? किसकी तरफ उंगली जाती है? आप किसी से भी पूछिए, उनको पता चल जाएगा ये किसको कहा गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। बीजेपी को और किसको? आप ही जानते हैं, फिर भी सवाल पूछिए। मोहन प्रधानमंत्री जी को कहा भाषा बोलेंगे, बीजेपी पूछ रही है। समझ गए, विपक्ष है जो राष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, बोले प्रेम शुक्ला जी। कर रहे हैं। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, सभी के सवाल आपसे ही हैं। मोहन भागवत जी की नसीहत के बारे में बात करें। महेश जी तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अब महेश जी सुन लीजिए, जिन श्रीमान शरद पवार को कभी एक कार्यकाल कांग्रेस ने नहीं पूरा करने दिया, जिन शरद पवार से 2009 में गालियां देकर स्टूडियो में गालियां एक मंत्री ने दी और उसके बाद उनको जो है उनसे एक मंत्रिमंडल का एक बड़ा विभाग छीन लिया गया, उन शरद पवार को बारंबार अपमानित करने वाले और पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार के तमाम संस्थाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए। उस अपमान के बाद भी आप शरद पवार उनके साथ बने रहे, इस पर आप प्रसन्न हो रहे हैं और आप एकनाथ शिंदे जी को नसीहत दे रहे हैं। वाह वाह, अच्छी बात है। जिन शरद पवार जी के बारे में उनको जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में वो दाऊद इब्राहिम के लोगों को लेकर चल रहे थे, ये आरोप कांग्रेस के मंत्री अर्जुन सिंह ने लगाया। मेरा आरोप नहीं है। दाऊद इब्राहिम जैसे शूटआउट के अभियुक्तों को डिफेंस मिनिस्ट्री की विमान में लेकर श्रीमान शरद पवार प्रवास कर रहे थे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो कर देते, कुछ नहीं तो। आपको सुन रहा था ना धैर्य से। ठीक है, धैर्य से सुन लीजिए। बोलेंगे, बोलिए 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 प्रेम शुक्ला जी। इतना धैर्य क्यों खो रहे हैं? तो अर्जुन सिंह जी का यह आरोप था,
और आप शरद पवार के अपमान के बाद भी, और भाई विदेशी मूल्य के मुद्दे पर श्रीमान शरद पवार ने ही कांग्रेस तोड़ा था ना, और बाद में कुछ माह के बाद ही उन्हीं श्रीमती सोनिया गांधी के शरणागत हो गए थे। तो ये शरद पवार जी की राजनीति रही है। और आदरणीय पूजनीय परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने झूठ के, भाई आरक्षण वापस ले लिया जाएगा, ये झूठ था कि नहीं था? संविधान बदल दिया जाएगा, ये आपका झूठ था कि नहीं था? संविधान संशोधन तो 80 बार कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार संशोधन किया है? तो ये झूठ कौन बोल रहा था? शरद पवार बोल रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे। बारंबार झूठ का आपने जो कारोबार किया, और शपथ ग्रहण समारोह में कौन नहीं आया? आप जो है अपने विरोधी को विरोधी समझ रहे हैं। एक छोटा सा जवाब मैं संगीत रागी जी से ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, देखिए विपक्षी दल उसको अपने हिसाब से ले रहे हैं, उधर बीजेपी उसको अपने हिसाब से ले रही है। अब जिसने जो चश्मा लगा कर रखा हुआ उसी के हिसाब से वो उनके बयान को तौल रहा है। नहीं, ज्ञान तो सही दिया ना मणिपुर की बात की, आप अपने हिसाब से क्यों? चित्रा जी आप भी बचा रहे हैं। अरे अब अनुराग भदौरिया जी, अब रोना रो, अब तो बंद कर दीजिए महाराज। साथ ही सांसदों वाली पार्टी हो गए हैं, इनका ऑडियो डाउन किया जाए, संगीत रागी जी को बोलने दिया जाए। अब तो आप इतने बड़ी पार्टी हो गए हैं। बोले संगीत जी। देखिए चित्रा जी, होता क्या है कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए आश्चर्यजनक करने वाला यह परिणाम था। विपक्ष ने सोचा नहीं था कि उसको इतना ज़्यादा संख्या आ जाएगी, इसलिए आज वो अतिरेक, खुशी के अतिरेक में है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि उसे इतनी सीटें कम आ रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों को लाने के बावजूद भी आज दुखी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक सरसंघचालक जी की बात का सवाल है, तो ऐसे समय पर, दशहरा के मौके पर और ऐसे मौके पर वो राष्ट्र के नाम पर संबोधन करते हैं, उसमें सारी बातों पर वो चर्चा करते हैं। और ये पहली बात नहीं हो रहा है, हमेशा वो बात करते हैं। हाँ। एक अच्छे स्वयंसेवक का क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे स्वयंसेवक में विनम्रता होनी चाहिए, एक अच्छे स्वयंसेवक में सदाचार होना चाहिए, एक अच्छा स्वयंसेवक जो है वो हमेशा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ। ये सब बातें तो हमेशा जो कोई भी उस जगह पर बैठा हुआ है वो आप उसी तरीके से बोलता है। अब इसे कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोपित कर देना, या वो राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मैं भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि भाई सारी की सारी भारतीय विपक्ष के सारे जो कैंपेन की बुनियाद है वो तो झूठ पर आधारित में रहता है। कौन पार्टी झूठ बोलती है, कौन जनता के साथ अन्याय करती है, कौन पार्टी हमेशा समाज के साथ अन्याय करती है। रोकना पड़ा है। राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली में बोल रहे हैं, सीधे राहुल गांधी से ज्यादा कोई घमंड में है भाई, राहुल गांधी से ज्यादा कोई घमंड में रहता है भाई। ऑडियो इस वक्त राहुल गांधी का नहीं आ रहा है, जैसे ही ऑडियो आएगा आप तो पहुंचाएंगे रायबरेली में। वहां पर धन्यवाद सभा में राहुल गांधी इस वक्त वहां की जनता को संबोधित करते हुए शानदार जीत कर राहुल गांधी रायबरेली संसद भवन पहुंचे हैं। सुन लेते हैं राहुल गांधी को। जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी बताते हुए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़े, इस वजह से ये शानदार जीत मिली है। धन्यवाद सभा में बोलते हुए